नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी मैथ बाय जीवन शर्मा में। दोस्तों आज का अपना जो चैप्टर है वो कक्षा 8वीं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम पढ़ेंगे दोस्तों एक चर वाले रैखिक समीकरण और प्रश्नमाला 2.3, वो भी दोस्तों कंप्लीट। यानी दोस्तों इसके जो 10 प्रश्न है वो 10 के 10 प्रश्न हम आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज के इस मैथमेटिक्स चैप्टर की तरफ और मिलते हैं वीडियो के अंत में। समीकरणों में ध्यान रखने योग्य बात यह होती है दोस्तों कि सबसे पहले जब भी कोई इस प्रकार से समीकरण आता है तो हमारा जो पहला काम रहेगा वो ये कि इसके अंदर जो चर है, ध्यान रखिए चर कौन सा यहाँ पे x, तो ये चर जो है x वो कितनी जगह पे है उसका ध्यान रखना है। और सबसे पहले हमें काम ये करना है कि जो चर है वो एक ही पक्ष में होने चाहिए। देखिए ये बराबर लगा है ना, तो ये इस तरफ जो है ये हो गया अपना कौन सा बायां पक्ष और ये हो गया दायां पक्ष, ठीक है। ये हो गया राइट हैंड साइड और ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या करना है हमें कि सबसे पहले एक पक्ष ऐसा तय करना है जिसमें केवल चर हो। तो हमने ये माना है दोस्तों कि भाई बराबर के ये जो आगे बायां पक्ष है इसी को चर वाला पक्ष मान लेते हैं। वैसे तो हम इसको भी चर वाला पक्ष मान सकते हैं, लेकिन ज्यादातर क्या करते हैं हम किताबों के अंदर पढ़ते हैं या कहीं भी पढ़ते हैं, तो यदि हम इसको यदि चर वाला पक्ष मान लेते हैं तो प्रश्न को हल करने में ज्यादा आसानी होती है, ठीक है। तो ये देखिए 3x लिखा है ना, तो ये चर ही है, इसके साथ में देखिए x लिखा है ना, तो ये 3x कहीं जाने वाला नहीं है दोस्तों। यहां पे आते हैं, ये रहा x जिसमें x किसके साथ है 2 के साथ, तो ये दोस्तों 2x है ना, ये पूरा ही पद x वाला यानी चर वाला माना जाएगा। और इसका हम क्या करेंगे दोस्तों, पक्षांतरण करके हम इस पक्ष में लाने की कोशिश करेंगे। जब भी कोई भी संख्या कोई भी चर अपना पक्ष छोड़ के दूसरे पक्ष में जाता है तो ध्यान रखिएगा कि हम जिसे ला रहे हैं यदि वो वहां पे उपस्थित किसी संख्या के साथ यदि जुड़ रहा है या घट रहा है तो वहां पे ये ध्यान रखें कि वो जो पद संख्या हम लेके आ रहे हैं उसका चिन्ह है वो चेंज हो जाएगा। मतलब प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो 2x किसका, यहाँ पे देखिए प्लस का, तो यहां आते ही ये 2x हो जाएगा दोस्तों माइनस का। वापस यहां पे क्या बच गया, बराबर। ये इस तरफ आ गया है ना, तो अब क्या लिखेंगे सीधा बराबर। यहां बचा क्या दोस्तों, यहां बचा प्लस के 18, तो हमें प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, ये 18 यहां पे बच गया है। 3x में से 2x घटा लो तो रहेगा 1x, जहां दोस्तों 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1x में x ही लिखा जाता है, यहां 1 है लिखने की जरूरत नहीं है। यहां बच गया दोस्तों 18। अगर इस x के साथ और कोई नंबर होता तो हम उसका पक्षांतरण करते, लेकिन यहां कोई नहीं है। ये दोस्तों आ गया x का मान, और x का मान हो गया कितना दोस्तों, 18 हो गया, ठीक है। अब देखिए x का मान निकालने के बाद ध्यान रखिएगा ये जो हमने x का मान ज्ञात किया है, x की वैल्यू जो निकाली है वही इस समीकरण का हल है। तो ये समीकरण को हमने हल कर दिया है। फिर क्या लिखा है, अपने उत्तर की जांच भी कीजिए कि भाई आपने जो ये उत्तर किया है वो सही है या गलत। तो उसकी जांच किस प्रकार से करनी दोस्तों, जांच करने के लिए ये रहेगा काम अपना कि जो चर का मान हमने ज्ञात किया है उस मान को ले जाकर रखना है कहां, समीकरण के अंदर। जहां x दिखे वहां पे 18 लिखना है, x लिखना ही नहीं है वापस जांच के अंदर, ध्यान रखिएगा। जहां x है वहां पे क्या लिखना है, 18 लिखना है और कोई पक्षांतरण नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं कि x का मान 18 है, ले जाते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले यहां पे लिखा है दोस्तों 3, ये 3 लिख दिया। फिर देखिए 3 और x के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, वहां हमेशा गुणा का चिन्ह होता है। संख्या और चर के बीच में कोई चिन्ह ना हो वहां गुणा का चिन्ह होता है। फिर x आया, x को हटा लो, x की जगह पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 18 आ जाएगा। फिर क्या लिखेंगे, बराबर। फिर लिखा है 2, फिर गुणा में क्या लिखेंगे 18 x की जगह पे, फिर क्या लिखा है प्लस, फिर लिखा है 18। अब जांच करने के लिए ध्यान ये रखिएगा कि हमने जांच करने के लिए क्या किया कि सर हमने काम किया है कि भी x बराबर 18 रखने पर, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि हमने किया क्या कि भी x का जो मान था उसे हम समीकरण के अंदर रख लेंगे और फिर इसे हल करेंगे, कोई पक्षांतरण नहीं। बराबर के आगे देखते हैं 18 और 3 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों कितना, 54, ये बराबर। फिर इस तरफ आते हैं, यहाँ गुणा भी है और जोड़ भी है, तो पहले गुणा करेंगे, गुणा करने से कितना आ गया दोस्तों 36
और प्लस में कितने आगे दोस्तों 18। अभी तक ये सरल नहीं हुआ है। ये तो हो गया 54, यहाँ 36 और 18 का योग करेंगे, ये भी कितना हो जाएगा दोस्तों 54। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ये देखिए यहाँ दोनों मान कैसे हैं समान, इस प्रकार भी 54 है, इस तरफ भी 54 है और उस तरफ भी 54 है। मतलब समीकरण के अंदर जब चर का मान रखा जाएगा तो ये बराबर लिखा है ना, मतलब इस तरफ का मान और इस तरफ का मान हमेशा बराबर होना चाहिए। अगर बराबर है मतलब हमने जो उत्तर किया है x बराबर 18 वो बिल्कुल सही है, क्योंकि वो समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। ठीक है, और समीकरण यदि संतुष्ट है जैसा ये बोल रहा है कि बराबर, और वास्तव में बराबर है, मतलब हमारा जो समीकरण हमने जो हल किया है वो बिल्कुल क्या है दोस्तों सही है। तो हम लिख देंगे, अंत में लिखेंगे कि भाई अतः हल सही है। ये जांच कर ली हमने कि भी हमारा जो उत्तर है हल है वो सही है या नहीं। तो दोस्तों हमारा हल बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से दोस्तों बढ़ते हैं आगे प्रश्न में। ये दूसरा तीसरा ये भी सवाल कर लेते हैं। हमारा पहला काम वही रहेगा कि चर वाला जो भी पद हो, जो भी हो वो एक ही पक्ष में होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे चर कौन सा है दोस्तों टी, तो ये 5t बोलेगा भाई मैं तो कहीं जाने वाला नहीं हूं, मैं तो यहीं पे रुकूंगा। अरे मैं क्यों जाऊं भाई, मेरे साथ में तो क्या है चर। चलिए कोई बात नहीं। माइनस का 3 ये बोलेगा मैं अचर हूं, मेरे साथ कोई चर नहीं है, तो मैं इस पक्ष में क्यों रुकूं भाई, मैं तो जाऊंगा दूसरे पक्ष में, जा भाई तू। अब इसमें से देखिए ये 3t बोलेगा मैं इस पक्ष में नहीं रुकूंगा, मैं तो इस पक्ष में आऊंगा। चलिए भाई तू आजा इस तरफ। ये देखिए 3t किसका है प्लस का, इस तरफ आते ही 3t हो जाएगा माइनस का, ये वापस लग जाएगा बराबर। अब देखिए 3t जैसे ही इस तरफ आया वहां पीछे बचा क्या, पहले उसी को लिख देते हैं। पीछे बच गया माइनस का 5 और यहां से कौन गया, यहां गया माइनस का 3, वो जाएगा उस तरफ, तो ये हो जाएगा प्लस का 3। ध्यान रखिएगा जब कोई अपना पक्ष छोड़ के जाता है तो याद रखिएगा योग और घटाव की कोई संख्या जाती है तो उसमें योग और घटाव यानी प्लस और माइनस ही चेंज होता है। और जब कोई गुणा या भाग से कोई संख्या जाती है तो फिर ध्यान रखिएगा गुणा वाली संख्या भाग में चली जाती है और भाग वाली संख्या गुणा में चली जाती है जब उसका पक्षांतरण होता है तब। 5t में से 3t गए, पीछे बच गया 2t। यहां देखिए माइनस के 5 और प्लस के 3 योग नहीं होगा दोस्तों, एक माइनस की संख्या एक प्लस की संख्या है। तो इसमें यह ध्यान रखना है यदि माइनस की संख्या छोटी नजर आए तो माइनस वाली घटा दो, प्लस वाला मान बच जाएगा। यदि प्लस वाली छोटी नजर आती है तो प्लस वाले को निकाल दो, माइनस वाला मान बच जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पे माइनस के 2। अब देखिए अब t के साथ में कौन है 2, यहां माइनस का 2 तो है ही। सरल करने के बाद t के साथ अगर कोई संख्या है तो उसका भी हम पक्षांतरण करेंगे। तो अभी तो हमने बताया कि भाई संख्या और चर के बीच में गुणा का चिन्ह होता है, तो इन दोनों के बीच में चिन्ह किसका है, गुणा का। और गुणा की संख्या जब पक्षांतरण करेंगे तो वो चली जाएगी भाग में, बट्टा के नीचे। ये बट्टा के नीचे हम संख्या लिखेंगे दोस्तों, ये भाग ही है, तो ये भाग में कितना आ गया 2। ये t वैसे का वैसा रहेगा, 2 का भाग 2 में देंगे। आगे क्या लिखा है माइनस 2 का भाग 2 में एक बार जाएगा, तो t का मान दोस्तों कितना आ गया माइनस का 1। अब करते हैं इसकी जांच। अब जांच किस प्रकार से, देखिए t बराबर -1 रखने पर ये जो t का मान हमने प्राप्त किया है उसे कहाँ रखते हैं, समीकरण के अंदर रख देते हैं। और ध्यान रखिएगा दोस्तों जांच में हम जब मान रखेंगे कोई पक्षांतरण नहीं करना है। चलिए शुरू करते हैं। 5 का आ गया 5, फिर गुणा में t का मान, तो गुणा में t का मान क्या है दोस्तों -1। अब ध्यान समझिएगा जब भी किसी गुणा में भाग में प्लस में माइनस में यानी चिन्ह लगाने के बाद में यदि कोई माइनस की संख्या है तो दोस्तों उसे कोष्टक में बंद करके रखते हैं। फिर आगे लिखा है माइनस का 3 बराबर में 3 गुणा फिर माइनस का 1 और फिर माइनस के 5। अब 5 को गुणा करेंगे, पहले योग और घटाव से पहले गुणा करना है। तो 5 को 1 से गुणा किया, 5 एकम 5। जिस संख्याओं को आप गुणा कर रहे हो यदि उस गुणा में कोई एक संख्या माइनस की है तो उत्तर भी माइनस का हो जाएगा। और यदि गुणा में दोनों संख्याओं में से यदि दोनों ही माइनस की हो तो फिर उसका उत्तर प्लस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए इन दोनों का गुणा हुआ जिसमें से केवल ये संख्या माइनस की है तो उत्तर माइनस का, और आगे तो -3 है ही। यहाँ पे देखिए 3 एकम कितना हो गया दोस्तों 3, और इसमें भी वही एक माइनस है, गुणा में तो माइनस रह जाएगा, और ये माइनस का 5 तो है ही। माइनस के ही 5 है, माइनस के ही 3 है दोस्तों, तो माइनस का 8।
यहाँ पे दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, कुछ लोग क्या करते हैं दोनों माइनस को देख के प्लस कर देते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जब दो संख्याओं का गुणा होता है और गुणा में यदि दो माइनस होते हैं तो वो प्लस बनता है। इनके बीच में कोई गुणा नहीं है, माइनस के ही 5 है और माइनस के ही 3, तो ये दोस्तों माइनस के 8 हो जाएंगे। ये भी कितने हो गए दोस्तों, माइनस के 8। और हम देखते हैं कि जांच में दोनों पक्षों में जो मान है वो कैसे हैं, समान, मतलब हमारा जो हल है वो बिल्कुल क्या है दोस्तों, सही है। जांच करने के बाद दोस्तों हमें पता चल गया कि हल बिल्कुल सही है। तो इसी प्रकार से दोस्तों ये दो प्रश्न हमने कर दिए हैं। आपको ये तीसरा प्रश्न अपने घर पे मिलान करना है। प्रश्न संख्या 6 में 8x + 4 = 3 कोष्टक में x - 1 कोष्टक बंद प्लस का 7। दोस्तों अभी जो हमने दो प्रश्न किए थे, ठीक है, उन दोनों प्रश्नों को देखते हुए यदि इस प्रश्न को देखा जाए तो थोड़ा सा अलग है। अलग बात है क्या इसमें कि यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखो कोई दिक्कत नहीं है, जो पहले था वो वैसे भी अब भी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि x - 1 जो है वो कोष्टक के अंदर बंद है। अब ये बंद है तो इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे करते हैं, तो ध्यान रखिएगा अभी जो हमने दो प्रश्न किए थे उसमें कोई कोष्टक के अंदर नहीं था, दोनों ही खुले थे। तो यहां भी अपना काम ये रहेगा कि जब तक ये सारे पद खुले नहीं रहेंगे वो अपने दूसरे पक्ष में जाने के लिए ध्यान रखिए दोस्तों तैयार भी नहीं होंगे। ये जा सकता है उस तरफ चाहे अगर इसका मन करे तो, लेकिन ये एक्स वाला है ये जाएगा नहीं। प्लस का 4 बोलेगा भाई मैं भी उस तरफ जा सकता हूं, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन यहां पे एक्स बैठा है, एक्स बेचारा बोलेगा भाई अगर इस संख्या को आप इस पक्ष में ला रहे हो तो मुझे इस पक्ष में नहीं रहना है, मुझे अपने पक्ष में जाना है। लेकिन जाने के लिए इस कोष्टक से बाहर निकलना पड़ेगा। कैसे बाहर निकाले, तो देखिए दोस्तों 8x वैसे का वैसा रहेगा, प्लस का 4 बराबर का बराबर। अब ये 3 जाएगा अंदर, अब 3 जाएगा अंदर तो कैसे लिखें कि 3 ये जो अंदर जाएगा, तो ध्यान रखिएगा जब भी कोई संख्या बाहर से अंदर आती है इस प्रकार से, देखिए चिन्ह लगा नहीं है तो गुणा है, और गुणा में कोई संख्या यदि अंदर आ जाए तो कैसे लिखेंगे, दोनों पदों के साथ गुणा होगा। यदि कोष्टक में 2 पद है तो दोनों के साथ गुणा, 3 पद है तो तीनों के साथ गुणा। चलिए 3 को करते हैं इसके साथ गुणा, तो यहां पे क्या हो सकता है 1। मैंने बताया था जब चर के साथ कोई संख्या नजर नहीं आती वहां होता है 1। 3 को करेंगे गुणा, ये हो गया 3 एकम 3 और ये x वैसे का वैसा। आगे क्या लिखा है दोस्तों माइनस, वापस गया 3 एकम 3, यहां कोई x वगैरह संख्या है या कोई और है नहीं तो लिखेंगे नहीं दोस्तों, ठीक है। तो 3 एकम 3 ये x वैसे का वैसा, माइनस का माइनस 3 एकम 3 और आगे दोस्तों कितना है प्लस का 7। अब देखिए पूरे खुलने के बाद अब हमें नजर आ रहा है कि अभी जो हमने प्रश्न किए थे वही प्रश्न उसी तरह का प्रश्न ये बन चुका है। अब देखिए दोस्तों 8x यहीं पे रहेगा, ये बोलेगा मैं जाऊंगा उस तरफ, यहां से 3x बोलेगा भाई मेरे को इस तरफ आना है, तो ये हो जाएगा माइनस का 3x, वापस बराबर का बराबर। या जो बच गया उसे वैसे का वैसा लिख देते हैं। तो क्या बचा यहां पे देखो, एक तो माइनस का 3, एक बचा प्लस का 7। यहां जो बच जाता है उसे पहले लिख लीजिए, फिर देखिए कि यहां से कौन आया प्लस का 4, इस तरफ आदि क्या हो जाएगा माइनस का 4। 8x में से 3x घटा लेंगे, बच जाएगा क्या दोस्तों 5x, ये बराबर का बराबर। इन तीनों में देखते हैं तो 7 है प्लस का और ये दोनों माइनस के मिल जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 7। माइनस का 3 और माइनस के 4 माइनस के 7 हो जाएंगे और ये बच जाएगा कितना दोस्तों 0। अब x के साथ में जो नंबर है वो जाएगा उस तरफ और गुणा में जो नंबर है वो भाग में जाता है। और याद रखिएगा 0 में आप किसी भी संख्या का भाग दे दो, ये जरूरी नहीं है केवल 5 का भाग, किसी का भी भाग दे दो, ऊपर यदि 0 है तो उसका उत्तर 0 ही रहता है। करते हैं इसकी जांच, ध्यान रखिएगा 0 में किसी का भी भाग दे दो 0 ही आएगा। तो अब क्या करें, x का मान ही 0 आ गया, x बराबर 0 रखने पर चलते हैं समीकरण के अंदर, जहां x नजर आएगा वहां हम 0 लिखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 8 फिर गुणा में देखिए क्या है x, तो ये 0 आ जाएगा, प्लस में क्या आ जाएगा 4 वापस बराबर, फिर 3, फिर कोष्टक x की जगह पे 0 आ जाएगा, माइनस का 1 और फिर प्लस में लिखा है 7। सरल करते हैं, यहां देखते हैं गुणा भी है और जोड़ भी है। या दोस्तों कोई पक्षांतरण नहीं करना है, केवल जोड़ बाकी गुणा भाग कर दो बस। तो गुणा भी है और जोड़ भी, तो गुणा वाला काम पहले करेंगे। 8 को 0 से गुणा कर दिया 0, 0 को किसी से भी गुणा कर दो 0 बन जाता है, प्लस में आ जाएगा 4। फिर देखिए 3 का 3, यहां पे क्या चिन्ह है, यहां पे
पे है गुणा 0 माइनस 1 करेंगे। यहाँ देखिए दोस्तों गुणा नहीं है, योग और घटाव अगर है, 0 यदि योग में है या घटाव में है तो वहाँ 0 का कोई मतलब नहीं। अगर 0 का कोई मतलब नहीं है तो बचेगा क्या, यहाँ बचेगा केवल -1, फिर प्लस में आ जाएगा 7। ध्यान रखिएगा 0 को किसी से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, लेकिन 0 को यदि जोड़ में या घटाव में कोई संख्या 0 के साथ आई तो वहाँ 0 का कोई मतलब नहीं है, तो क्या उत्तर रह जाएगा -1। 0 को जोड़ेंगे, अभी तो बोला कि जोड़ में और घटाव में 0 का मतलब नहीं है, तो यहाँ क्या रह जाएगा केवल 4। 3 को करेंगे गुणा, क्योंकि गुणा का काम पहले करेंगे, योग वाला काम बाद में। तो 3 से गुणा करेंगे, 3 एकम 3। और अभी तो बताया था कि जब गुणा में एक संख्या कोई भी यदि माइनस की हो तो उसका गुणा यानी गुणनफल जो उत्तर आएगा वो भी माइनस आएगा। प्लस में क्या बच जाएंगे 7। ये 4 का 4 वैसे का वैसा, माइनस के 3 और प्लस का कितना है दोस्तों 7। तो हम देखेंगे कि भाई ये माइनस का 3 है वो निकल जाएगा, क्योंकि जो कम है वो निकल जाएगा, पीछे बचेगा जो बड़ा है उसी का मान। तो यहाँ ध्यान रखिए दोस्तों क्या बच जाएगा इसी का 4। तो हमने क्या देखा कि भाई दोनों जो यहाँ पे उत्तर आए हैं दोनों पक्षों में वो कैसे हैं, समान है। मतलब ये जो हमने हल किया वो बिल्कुल क्या है दोस्तों सही है। तो हल सही है। जो समीकरण को इस प्रकार से संतुष्ट कर देता है, समीकरण के दोनों पक्षों के मानों को बराबर कर देता है, वही समीकरण का हल होता है। चलिए छठा प्रश्न कंप्लीट हो गया। 7वें प्रश्न में देखिए इसी प्रकार से कोष्टक लगा है, लेकिन वहां पे थोड़ा सा अलग काम। अब इसमें अलग क्या काम है, देखिए यहाँ कोष्टक के बाहर केवल एक संख्या थी, ठीक है, कोई भिन्नात्मक या दशमलव संख्या नहीं थी, लेकिन यहाँ पे कोष्टक के बाहर एक भिन्नात्मक संख्या है। और बच्चे क्या करते हैं दोस्तों कि इस भिन्नात्मक संख्या को देखकर अपने प्रश्न को गलत कर बैठते हैं। गलत नहीं करना है, करते हैं सही। यार भाई ये बोलेगा मैं तो बंद नहीं हूं, मैं तो खुला हूं, भाई मेरे को खोलने की या बंद करने की जरूरत नहीं है, मुझे छोड़ दो। चलिए भाई अब ये 4/5 कहां जाएगा, अंदर। जैसे 3 अंदर गया, दोनों पदों से गुणा हो गया इसका, तो यहां पे भी देखिए ये अंदर जाएगा, अंदर 2 पद है तो दोनों पदों के साथ गुणा। पहले ये इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा जैसे हम गुणा करेंगे x से, ये बन जाएगा 4x/5। ध्यान समझिएगा, जैसे हम गुणा करेंगे ये बन जाएगा 4x और बट्टा में क्या आ जाएगा 5। फिर ये 4/5 किसके साथ जाएगा, 10 के साथ, और वहां जाकर भी इसका गुणा ही हो जाएगा। चर के साथ हम गुणा करेंगे, सीधा ऊपर वाले से गुणा हो गया, बट्टा में जो है वो वैसे का वैसा, और ये 4/5 10 के साथ भी गुणा हो जाएगा। हमने गुणा में क्यों लिखा, क्योंकि यहां पे देखिए 5 और ये 10 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे। क्यों कट जाएंगे, क्योंकि इनका भाग हो जाएगा दोस्तों। गुणा में ये नियम है कि भाई अंश और हर यदि एक ही पहाड़े में आए तो उनको उस पहाड़े से भाग देकर काट देते हैं। अब ये क्यों कट रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 5 हर है और ये अकेली संख्या हमेशा अंश होती है। गुणा में ध्यान रखिएगा अकेली संख्या अंश होती है, और अंश और हर यदि एक ही पहाड़े में आए तो उनको वही पहाड़ा बोल के काट देते हैं। तो 5 के पहाड़े में दोनों 5 एकम 5 और यहाँ 5 दूनी 10। अब यहाँ 10 है ना, 10 की जगह पे अब 2 बच गया है, अब 10 नहीं है, अब 10 की जगह पे 2 है, तो 2 ये क्या हो गया अंश, ये 4 क्या है अंश, अंश अंश का कर देंगे गुणा, तो ये 4 दूनी क्या हो जाएंगे 8। अब देखिए ये तो अपना वैसे का वैसा है ही, फिर प्लस में देखते हैं 4 दूनी क्या आ गया 8। बट्टा के नीचे क्या बचा, बट्टा के नीचे जब 1 बचता है तो उस एक को लिखने की जरूरत नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पे 1 बचा, नीचे नहीं लिखेंगे, 2 चौके 8 या 4 दूनी 8 हो गया है। अब ये करने के बाद हमने देखा कि भाई जो x वाले या कोई भी जो भी पद है वो एकदम खुले होने चाहिए। तो अब हम देख सकते हैं कोई भी बंद नहीं है। अब ये x तो रहेगा वैसे का वैसा। अब ये x वाला पद बोलेगा भाई मैं यहाँ रुकने वाला नहीं हूँ, मुझे तो अपने पक्ष में जाना है। तो 4x/5 ध्यान रखिएगा ये पूरा का पूरा पद जाएगा, क्योंकि अब x के साथ जो भी गुणा में जो भी भाग में है वो अपने x के साथ में ही चले जाते हैं, वो वहाँ रुकते नहीं हैं। चलिए ये जाएगा पूरा पद, तो ये पूरा जो पद है वो 8 के साथ जुड़ रहा है। तो मैंने बताया जब कोई भी पद अपने पक्ष को छोड़कर दूसरे पक्ष में जाता है और वो यदि वहां उपस्थित संख्या के साथ यदि जुड़ रही है या घट रही है तो उसका केवल प्लस माइनस ही चेंज होता है। तो ये जो संख्या है वो किसकी है, प्लस की। तो यहां आने के बाद ये किसकी हो जाएगी दोस्तों, माइनस की। बराबर में केवल क्या बच जाएगा 8। अब इसका घटाव करते हैं, x - 4x/5। यहाँ हम क्या देखते हैं कि भाई सर यहाँ पे ये जो घटाव है माइनस है उसमें क्या देखा कि भाई आगे जो है वो भिन्न नहीं है,
पीछे जो है वो भिन्न है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी कभी ऐसा हो, यदि कोई भी संख्या के साथ यदि भिन्न आ जाए तो वो मिश्र भिन्न की तरह दिखती है। तो उसे कैसे करते हैं? तो 2 3 6, 6 और 1 कितने हो गए 7, और बट्टे में कितने दोस्तों 2 वैसे का वैसा रहता है। हमने मिश्र भिन्नों को अनुचित भिन्न बनाना पहले ही सीख लिया है छोटी कक्षाओं के अंदर। अब यहाँ पे सीखने की हमें जरूरत नहीं है, फिर भी हम आपको बता देते हैं 2 3 6, 6 और 1 कितने हो गए 7, और बट्टे में 2 वैसे का वैसा ही रहेगा। चलिए, तो अब इसको इसी प्रकार जैसे मिश्र भिन्न में किया ना वैसे ही करना है। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, केवल ये काम मिश्र भिन्नों के लिए होता है, या फिर यहाँ यदि योग या घटाव में संख्या और भिन्न आ जाए तो भी हम यही काम कर सकते हैं। तो कैसे करें? तो देखिए, ये जब तक x हम देखते ना ये भिन्न से अलग पड़ा है, इसे भिन्न के साथ में लाने के लिए ये मिश्र भिन्न वाला काम किया जाता है। तो कैसे करेंगे? 5 जाएगा इसके साथ और गुणा हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 5x, फिर माइनस में क्या है ऊपर 4x। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो भिन्न का अंश है उसमें कोई परिवर्तन नहीं। 5 को या जो भी हर है उसे हम अकेली जो अलग संख्या पड़ी है उसे गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद में अब ये जो बट्टा केवल 4x के नीचे था अब वो पूरे के नीचे आ जाएगा। मतलब ये एक तरीका है योग या घटाव में जो भिन्न से अलग पड़ी संख्या है या अलग पड़ा चर है उसे भिन्न के साथ में कैसे लाएं, ये तरीका ध्यान रखिएगा। साथ में लाने का ये है कि गुणा करो, ये अपने आप साथ में आ जाएगा, और बट्टे में 5 पहले भी था अब भी है, ये हो गया 8। 5x में से अब 4x घट जाएगा। पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आपने इस प्रकार से ये अलग पड़ा है और ऐसे ही आपने योग या घटाव कर दिया तो गलत हो जाएगा। पहले इसको साथ में लाए। साथ में लाने का तरीका मिश्र भिन्न वाला, 5 को इससे गुणा करें 5x, ये अपने आप भिन्न के साथ में आ जाएगा। फिर योग है तो योग कर ले, घटाव है तो घटाव कर ले। केवल योग और घटाव में ही इसको साथ में लाने का ये तरीका रहेगा। 5x फिर दोनों साथ में, ठीक है। 5x में से 4x गए, ये बच गया केवल 1x, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं। बट्टा में कितने हैं दोस्तों 5 और बराबर में 8। अब ये रह जाएगा x वैसे का वैसा। इस 5 का करेंगे पक्षांतरण, तो 5 है ना वो x के साथ क्या हो रहा है, यदि वो जुड़ रहा है तो आगे जाकर घट जाएगा, अगर ये घट रहा है तो आगे जाकर जुड़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे 5 का x में भाग हो रहा है, बट्टा के नीचे जो हर है वो हर हमेशा क्या होता है दोस्तों उसका भाग होता है। तो ये भाग हो रहा है, यानी उधर जो संख्या पड़ी है पहले से उसके साथ ये जाकर गुणा हो जाएगी। तो x का जो मान 8 पंजे दोस्तों कितना हो जाएगा 40। ये अपने x का मान हमें प्राप्त हो गया है। अब हम क्या करते हैं कि भाई x का जो ये मान हमें प्राप्त हुआ है उसकी हम करते हैं जांच कि हमने जो किया वो सही है या गलत है। चलिए करते हैं जांच कि किस प्रकार से जांच करनी है। तो जांच में अपना वही काम रहेगा कि भाई x बराबर 40 रखने पर x का जो मान है वो हम क्या रखते हैं समीकरण के अंदर। चलिए x का मान हमने लिखा कितना 40, जहां x नजर आए 40 लिख दो, बाकी वैसे का वैसा। बराबर में बराबर आ जाएगा 4/5 वैसे का वैसा, ये कोष्टक, फिर x की जगह पे आ गया 40, ये प्लस में हो गए 10। यहाँ पे देखते बराबर के आगे सरल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ना इसमें कोई जोड़ है ना बाकी है ना गुणा है ना भाग है, कुछ भी नहीं, तो सरल करने की जरूरत नहीं है। चलिए ये 4/5 ये अंदर वाला सरल करते हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ पे हमने क्या किया था, बाहर वाले को अंदर लेके गए थे क्योंकि अंदर कोई सरल हो नहीं रहा था, तो ये अंदर जाने के बाद कोष्टक खुल गया था। यहाँ पे देखिए 40 और 10 कितने हो गए दोस्तों 50। अब इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो क्या लगाएंगे गुणा। ध्यान रखिएगा कोष्टक है बाहर कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह, यदि संख्या है संख्या के साथ में चर है उनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो भी गुणा। अब गुणा में अभी तो बताया था कि भाई गुणा में क्या होता है कि इस प्रकार से यदि गुणा आए तो अंश और हर एक ही पाड़े में आए तो काट लेते हैं। ये रहा हर, ये रहा अंश, दोनों 5 के पाड़े में, 5 एकम 5 और 5 दाएं। ध्यान रखें दोस्तों 10 बार पाड़ा बोलने पर 50 प्राप्त हो जाता है। अब 50 की जगह पे 10 है, बट्टा के नीचे 1 का कोई मतलब नहीं है, ये तो 40 पहले से है ही। 4 का पहाड़ा 10 बार बोला गुणा करने के लिए तो क्या हो गया दोस्तों 40। यहाँ पे भी 40 यहाँ पे भी 40, दोनों ही मान क्या हो रहे हैं समान। मतलब समीकरण में चर का ये जो मान में प्राप्त हुआ था, समीकरण का जो हल था वो हमारी जांच करने के बाद पता चला कि वो बिल्कुल समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। इसका मतलब हमने जो हल किया वो बिल्कुल दोस्तों कैसा है, सही
है। तो इस प्रकार से हमारा ये 7वां प्रश्न भी कंप्लीट हो गया। 8वें प्रश्न के अंदर 2x/3 + 1 = 7x/15 + 3 इसको हल करते हैं दोस्तों। यहां पे अभी जो पिछले 2 प्रश्न किए थे उसकी तरह यहां पे कोई कोष्टक वगैरह यहां नजर नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे कि भाई कोष्टक तो है नहीं, x वाले पद को एक तरफ ले आओ। ये देखिए दोस्तों, पहला जो पद है 2x/3 ये x वाला है, इसे कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है। और यहां देखिए ये प्लस का 1 बोलेगा भाई मैं तो संख्या हूं, मेरे साथ चर नहीं है, मैं दूसरे पक्ष में जाऊंगा, जा भाई तू दूसरे पक्ष में जा। यहां से देखिए 7x/15 बोलेगा मैं इस पक्ष को छोड़कर इस पक्ष में आऊंगा क्योंकि मेरे साथ में चर है और मैं हूं प्लस का। इस तरह बात दोस्तों हो जाएगा माइनस का, तो 7x/15 किसका? माइनस का। वापस क्या लगाएंगे? बराबर। यहां देखिए 7x/15 जैसे ही इस तरफ आया हुआ बचा क्या? वहां बच गए प्लस के कितने दोस्तों? 3। अब बताइए यहां से कौन गया? प्लस का 1 उस तरफ गया, माइनस का 1 हो जाएगा। अब करें देखिए दोस्तों यहां पे 2x/3 - 7x/15 यानी यहां पे भिन्नों की क्या है दोस्तों? बाकी है, भिन्नों का घटाव है। भिन्नों का घटाव किस प्रकार से करते हैं? जब भी भिन्नों का योग हो, भिन्नों का घटाव हो, तरीका उनमें लगभग एक ही होता है। क्या तरीका होता है कि भाई इसमें क्या करना है? सबसे पहले अंशों को ना देख के हरों को देखते हैं और हरों का करते हैं दोस्तों एलसीएम। 3 और 15 का एलसीएम दोस्तों हो जाएगा 15। अब ये एलसीएम 15 कैसे हुआ उसके लिए दोस्तों हम एक वीडियो नीचे लिंक में दे रहे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, उसकी लिंक से आप उस वीडियो को देखिए और समझिए कि भाई 3 और 15 का एलसीएम 15 कैसे किया होगा। केवल दोस्तों ध्यान रखिएगा संख्याओं का एलसीएम, छोटी छोटी संख्याओं का एलसीएम करने का एक ऐसा तरीका है जिसमें से आप केवल ध्यान के दोस्तों 30 से 60 सेकंड में आप किन्हीं 2 संख्याओं या 3 संख्याओं का एलसीएम आराम से ज्ञात कर सकते हैं। आपको कोई कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप थोड़े से टाइम में केवल सोच के बता सकते हैं कि इनका एलसीएम कितना होगा। तो 3 और 15 का एलसीएम कितना होगा दोस्तों? 15 हो गया। ठीक है, अब देखिए जैसे ही इनका एलसीएम कितना हुआ दोस्तों? 15। अब करें क्या कि अब यही काम करना है कि पहले इस भिन्न के अंदर जाना है और देखना है कि ये एलसीएम 15 किसका है? अंश का या हर का? तो ध्यान रखिए दोस्तों एलसीएम हमने हर का किया था, ये दोनों हर है। चलिए तो इस 3 का पहाड़ा बोल के देखें कि ये 15 आता है कितनी बार बोलने पर, मतलब कुल मिला के 3 का भाग देना है 15 में। तो 3 का हमने पहाड़ा बोला, 15 जैसे ही पहाड़े में आए पहाड़ा बोलना पड़ा कितनी बार दोस्तों? 5 बार। उसी 5 को ले जाकर 3 का भी भाग दिया था हमने, तो कितनी बार गया? 5 बार। इस 5 को ले जाकर उसी 3 के अंश के साथ गुणा में लिखना है, अंश के साथ गुणा में। तो कितना है अभी? 5 को जैसे ही हम इस अंश के साथ यहां गुणा में लिखेंगे तो 5 दूनी कितने हो जाएंगे दोस्तों? 10 और x वैसे का वैसा। आगे क्या लिखा है दोस्तों? माइनस। अब यही काम वापस यहां पे 3 का पहाड़ा बोल के 15 को देखा, अब 15 का पहाड़ा बोल के 15 को देखेंगे तो पहाड़ा कितनी बार बोलना पड़ेगा दोस्तों? 1 बार। उसी 1 को ले जाकर अंश के साथ गुणा करेंगे, 7x एकम 7x हो जाएगा। 3 में से 1 गए, पीछे बच गया 2। इसको इस प्रकार से भिन्नों का घटाव हमें करना है। अब देखिए 10x में से 7x चले गए, क्या बच गया? 3x बट्टा में 15 है ही, बराबर में 2 है ही। अब x के साथ जो संख्याएं हैं उनका हम करेंगे दोस्तों पक्षांतरण, क्योंकि हमारा चर है वो जब एक जगह पे आ जाए तो उसके साथ वाली सभी संख्याओं का पक्षांतरण करते हैं। तो 2 तो पहले से है ही, और अभी तो हमने बताया था कि जो गुणा में और भाग में है उसमें ध्यान ये रखना है कि जो ये भाग में नंबर है वो उस तरफ जाएगा गुणा में, ये गुणा का जो नंबर है वो जाएगा भाग में। बचा क्या? केवल यहां पे दोस्तों x बच गया पीछे। तो चलिए हो गया इस प्रकार से। अब इनमें यदि कोई एक ही पाड़े में वही काम अपना अंश और हर कट जाते हैं तो गुणा में है दोनों 2 और 15, ये हर में है तो अंश और हर, गुणा में नियम है अंश और हर एक ही पाड़े में तो कट जाते हैं। 3 और 15 पहाड़े में आ रहे हैं, 3 के पाड़े में 1 बार, यही 3 के पाड़े में 5 बार। पहाड़ा एक ही बोलना है दोनों में, यहाँ 3 का पहाड़ा बोला तो यहाँ पे भी 3 का पहाड़ा ही बोलेंगे। तो 15 के स्थान पर कौन है? अब 5। अब 15 नहीं है, अब यहां पे क्या है दोस्तों? 5 है, बट्टा के नीचे 1 का कोई मतलब नहीं है। 5 जाएगा 2 के साथ, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों? 10। ये अपना x का मान हमें प्राप्त हो गया। जैसे ही मान प्राप्त हुआ हम करेंगे जांच कि भाई हमने जो मान प्राप्त किया वो सही है या नहीं। तो x बराबर 10 रखने पर अब x के इस मान को रखते हैं समीकरण के अंदर। चलिए रखते हैं, ये आ गया 2 गुणा में, यहाँ क्या लिखा है दोस्तों? x है ना, तो गुणा में चला जाएगा ये x का मान, बट्टे में रह जाएगा 3, ये प्लस हो जाएगा 1। वापस बराबर देखिए आगे है 7 गुणा में हो जाएगा 10, बट्टा में दोस्तों है 15 और प्लस में कितना हो जाएगा दोस्तों? 3। अब ये देखिए गुणा में यदि कोई कट रहा है, अभी तो बताया था कि भाई गुणा में नियम है कि अंश और हर कटता है तो काट दे। यहाँ पे देखिए ये दोनों अंश है और ये हर है, और अंश और हर एक ही पाड़े में नहीं आ रहे हैं। देखिए
देखिए 10 2 के पाड़े में और 5 के पाड़े में आ रहा है। यहाँ पे देखिए ये केवल 3 के पाड़े में, तो ये दोनों कटने वाले नहीं है, ये दोनों भी कटने वाले नहीं है, तो नहीं काटेंगे। अगर कट रहे हैं तो काट लीजिए। यहाँ बराबर किस तरफ आते हैं 10 और 15, ये दोनों 5 के पहाड़े में, 5 दूनी 10 और 5 तिये 15, जो एक ही पहाड़े में आते हैं उनको काटना है, नहीं आते हैं तो उनको काटना नहीं है। और नहीं काटना है तो क्या करें, तो फिर 2 का 10 से गुणा हो जाएगा, 10 दूनी 20 हो जाएगा, बट्टा में 3 है ही, प्लस में अलग से पड़ा है 1। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे 7 दूनी हो गए 14, बट्टा में हो गए 3 और प्लस में क्या बचा है 3। अभी हमने पिछले प्रश्न में एक प्रश्न में किया था कि जब भी कभी भिन्न के साथ में यदि योग या घटाव में कोई संख्या आ जाती है तो उस संख्या को भिन्न के साथ में किस प्रकार से लेना है। ध्यान रखिए दोस्तों, केवल योग और घटाव की बात कर रहे हैं। यदि यहाँ पे गुणा होता, योग और घटाव नहीं होता और गुणा होता, तो गुणा में नियम यह है कि अंश और हर को काट लो, नहीं कट रहा है तो अंश को सीधा क्या कर दो, ऊपर अंश के साथ गुणा कर दो। लेकिन यहाँ पे योग और घटाव है तो हमें इस संख्या को पहले भिन्न के साथ में लेना पड़ेगा। कैसे लेंगे, ये तो भिन्न में पहले से है, क्या है भिन्न में 20, इसको कहीं हटाने की जरूरत नहीं है। बट्टा में 3 पड़ा है वो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इस एक को साथ में कैसे लें, योग और घटाव वाली संख्या को साथ में लेने के लिए हर से गुणा करेंगे, तो 3 एकम कितना हो जाएगा दोस्तों 3, तो प्लस में क्या आ जाएगा 3 एकम 3, और वो 3 वापस बट्टा के नीचे तो पहले से है और अब भी रहेगा, वो हटने वाला नहीं है। बराबर का बराबर, इसमें भी वही काम है कि 3 को साथ में लेने के लिए क्या करेंगे, हर से गुणा कर देंगे, तो 3 3 कितना हो जाएंगे दोस्तों 9, तो ऊपर क्या लिखा है पहले से 14 प्लस और ये हो जाएगा 9, और बट्टा के नीचे उसमें भी क्या है पहले से 3। 20 और 3 को जोड़ दो, ये तो हो जाएगा 23/3, या 14 में 9 जोड़ दो, ये हो जाएगा 23/3। दोनों ही पक्षों के जो मान है वो कैसे हैं, समान है। मतलब हमने जो मान निकाला, जो हल किया, वो बिल्कुल क्या है दोस्तों, हल सही है। तो ध्यान रखिएगा, यदि ये दोनों मान समान नहीं होते, इसका मतलब हमने जो हल किया है वो सही नहीं है। लेकिन इस प्रकार से हमने देखा कि दोनों पक्षों में हमें समान मान प्राप्त हो गए, यानी हल है वो बिल्कुल सही है। इस प्रश्न में वही काम अपना, चर वालों को एक पक्ष में ले आओ, तो चर तो 2y है, ये चर वाला पद है, ठीक है। चर वाले पद को देने बाद ये देखिए, ये चर वाला नहीं है अचर, ये बोलेगा भाई मैं उस तरफ जा रहा हूं, ये अचर है, ये बोलेगा मैं बराबर के इसी पक्ष में रहूंगा, माइनस का y इस तरफ आ जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का y। बराबर में y जैसे ही इस तरफ आया, यहां बचा क्या, यहां बचा 26/3, और अब ये जाएगा उस तरफ तो हो जाएगा -5/3। ध्यान रखिएगा, यदि किसी पद के साथ कोई भी संख्या या कोई भी भिन्न यदि जुड़ रही है या घट रही है तो उसका केवल प्लस और माइनस ही चेंज होगा, और कोई उसका कोई है वो पद है वह या उसमें अंश और हर कोई भी चीज है वो चेंज नहीं होगी, बदलेगी नहीं। प्लस का था, इस तरफ जाने के बाद माइनस हो गया, 2y और ये कितना है 1y। ध्यान रखिएगा, ये 1y है, 2y और 1y कितने हो जाएंगे दोस्तों 3y। और यहां पे करते हैं भिन्नों का घटाव, भिन्नों की बाकी करते हैं, भिन्नों की जोड़ और बाकी। मैंने अभी तो बताया कि सबसे पहले अंशों को नहीं हरों को देखना है। हर देखते हैं तो क्या है 3 और 3। अब यहाँ पे एलसीएम की जरूरत नहीं है। ध्यान रखिएगा, जब हर समान हो तो हर को एक बार लिख लें, और अंशों का यदि योग है तो योग सीधा कर लें, घटाव है तो घटाव सीधा कर लें, कोई एलसीएम की जरूरत नहीं है। अगर ये दोनों समान नहीं होते तो हम यहाँ पे एलसीएम करते, फिर हम हर का भाग देते, जो प्राप्त होता उसे अंश से गुणा करते, बाद में लिखते। अब यहाँ पे डायरेक्ट कर दो, 26 - 5 कर दो, कितने हो जाएंगे दोस्तों 21। कैसे किया देखिए, 3 ये भी है 3 ये भी है तो 3 लिख दो। जब भी हर समान हो योग और घटाव में तो हर को एक बार लिख लें, और अंशों में योग है तो योग कर लें, घटाव है तो घटाव कर लें, तो ये हो गया 21/3। अब देखिए यहाँ पे क्या देखा हमने, 3y तो है ही, यहाँ पे 3 और 21 अंश और हर दोनों एक ही पहाड़े में आ रहे हैं तो इनको काट लो। अगर ये पहाड़े में आ रहे हैं तो काट लो। 3 के पहाड़े में एक बार, 3 एकम 3, या 3 7 21, तो क्या बच गया 7, और बट्टे के नीचे 1 का कोई मतलब नहीं होता है, हमें पता है। अंश में 7 है तो अंश में लिख दिया, हर में 1 लिखेंगे नहीं, y बच जाएगा अकेला, 7 यहाँ पे है ही, ये 3 अब जाएगा यहाँ से, तो 3 है किसमें, यहाँ पे चर के साथ गुणा में है, तो गुणा वाली संख्या क्या चली जाती है भाग में। ये हो गया y बराबर 7/3। अब करते हैं इसकी जांच कि भाई ये जो हमने किया वो सही है या नहीं। अब जांच करते हैं, तो जांच में हम क्या करेंगे कि भाई y बराबर 7/3 रखने पर, चलिए भाई रखते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले क्या लिखा है देखिए 2 या 2 लिख दिया, फिर गुणा में है y, तो y का मान क्या है 7/3, फिर प्लस में क्या लिखा है 5/3, बराबर में देखिए 26/3, फिर माइनस में y, और y कितना है 7/3।
अब इस तरफ करते हैं सरल अलग, इस तरफ करते हैं सरल अलग। तो यहां हमने क्या देखा, योग भी है और गुणा भी है। ध्यान रखिएगा, जब जोड़ बाकी गुणा साथ में आ जाए तो गुणा वाला काम पहले करेंगे, क्योंकि यहां पे ध्यान रखिए दोस्तों कि जब हमने सीखा था छोटी क्लास के अंदर, जब हम सीख रहे थे तो वहां हमने क्या देखा था कि भाई योग हमें पहले करवाया, गुणा हमें बाद में करवाया। क्यों, गुणा हमारे लिए क्या होता है दोस्तों, थोड़ा डिफिकल्ट होता है, कठिन होता है, तो कठिन काम पहले करेंगे। तो 2 से गुणा करने में क्या होता है कि यदि कोई भी अंश यदि किसी भी हर के साथ एक ही पाड़े में आए तो काट सकते हैं, लेकिन ये देखिए 2 और 7 3 के साथ में देखा जाए तो किसी एक पाड़े में नहीं आते, तो ये अंश जाएगा सीधा अंश के साथ और गुणा हो जाएगा। तो 7 दूनी हो जाएंगे 14, 14/3 और प्लस में दोस्तों कितने हैं 5/3। ध्यान रखिएगा, ये 2 सत्ते 14/3 वैसे का वैसा। यहां पे देखते हैं गुणा है नहीं, केवल घटाव है। तो इसी तरह से देखिए जोड़ और बाकी में क्या होता है दोस्तों, पहले हरों को देखते हैं। हर दोनों के क्या है, समान, तो हर को लिखेंगे एक बार। अंशों में यदि योग है तो योग कर लें, घटाव है तो घटाव कर लें। हमने देखा यहाँ घटाव है, 26 में से सीधा 7 घटा लें, कितने हो जाएंगे दोस्तों 19। ध्यान रखिए, ये काम कब होता है, जब अंश दोनों हर दोनों क्या हो समान, तो हर को एक बार लिख के अंशों की सीधी ही योग है तो योग कर लें, घटाव है तो घटाव कर लें। अब यहाँ पे देखिए क्या है, योग है ना, हर को देखते हैं, दोनों क्या है 3, ये 3 वैसे का वैसा रहेगा। 14 और 5 कितने हो जाएंगे दोस्तों 19, योग है तो योग कर लेंगे, और बराबर में भी कितने हैं 19/3। मतलब दोस्तों हमने जो ये हल किया था, हल ये है, ठीक है, हल जो किया वो बिल्कुल क्या है दोस्तों सही है। जांच करने के बाद हमें पता चल जाता है कि हल सही है या गलत, क्योंकि यहाँ पे देखिए 19/3 दोनों पक्षों में क्या है समान। मतलब हमने जो y का ये जो मान निकाला है वही इस समीकरण का हल है, और ये हल बिल्कुल सही है। तो करते हैं इस प्रश्नमाला का अंतिम यानी 10वां प्रश्न। 10वें प्रश्न के अंदर 3m = 5m - 8/5 कोई चर कोष्टक के अंदर बंद नहीं है, ये चर वाला पद है, ये इसी पक्ष में रहेगा। यहाँ पे ये चर वाला पक्ष है वो इस तरफ आएगा तो कितना किसका हो जाएगा दोस्तों -5m, क्योंकि इस तरफ प्लस का है। और यदि वो अपने पक्ष में किसी संख्या के साथ जुड़ रहा है या घट रहा है तो खुद जब इस तरफ आएगा तो खुद का ही चिन्ह चेंज होगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो देखते हैं कि भाई 5m - 8/5 कि यहाँ क्या लगा है माइनस, तो कि ये इस तरफ आएगा और ये प्लस हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऐसा नहीं होगा। यदि कोई भी पद किसी अन्य पद के साथ जुड़ रहा है या घट रहा है तो वो जब एक पक्ष से दूसरे पक्ष में आएगा तो केवल खुद का चिन्ह ही चेंज होगा। जब 5m यहां आ रहा है तो ये प्लस है और माइनस हो जाएगा। अगर ये आता तो माइनस का है और इस तरफ आते किसका हो जाता प्लस का, लेकिन ये आएगा नहीं क्योंकि ये बोलेगा कि मेरे साथ कोई चर नहीं है। तो आप ऐसा करो, चर वालों को एक साथ कर दो, मुझे छोड़ दो भाई, मुझे बख्श दो, मुझे साथ में लेकर मत जाओ। 3m - 5m, अब घटाव करेंगे तो यहां बचेगा दोस्तों कितना -2m, क्योंकि 3m - 5m घटाव तो है ही, तो 3m तो निकल जाएगा, इसका उत्तर बच जाएगा कितना -2m, माइनस वाले का बचेगा। तो यहां भी क्या है -8/5। अब एक नया काम देखिए, जब ऐसा हो किसी समीकरण के अंदर कि बराबर के दोनों पक्षों में यदि केवल एक एक पद ही है, या देखिए 2m ये केवल अकेला पद है, 8/5 ये भी केवल अकेला पद है, क्योंकि 2 पद कब नजर आते हैं, जब उनके साथ योग या घटाव में कोई अन्य हो। जैसे देखिए यहां पे कितने पद नजर आ रहे हैं हमें 2 पद, लेकिन यहां पे केवल कितना पद है दोस्तों 1। और जब ऐसा हो समीकरण के अंदर, कोई भी समीकरण चाहे वो 8वीं कक्षा का हो चाहे वो 10वीं कक्षा का हो, यदि किसी भी समीकरण के अंदर ऐसा हो कि बराबर के दोनों ही तरफ केवल एक एक पद हो और दोनों के आगे यदि माइनस हो तो ये माइनस आगे जाकर भी प्लस बढ़ेंगे, तो आप यहां पे भी माइनस को माइनस से काट के प्लस बना सकते हो। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऐसा कब करेंगे आप, जब बराबर के दोनों पक्षों में केवल एक एक पद है, दोनों के आगे माइनस है, तो माइनस से माइनस आप कैंसिल कर सकते हो, क्योंकि ये माइनस आगे जाने के बाद भी वापस प्लस हो जाएगा, इसलिए माइनस को माइनस से कैंसिल कर सकते हैं। अब यहां क्या बचेगा केवल 2m और यहां केवल क्या बचेगा 8/5। तो अब हमें पता है इसके साथ ये जो 2 है वो गुणा में है, और गुणा वाली संख्या जो है वो जो उस तरफ है उसके बट्टा के नीचे चली जाएगी। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बट्टा लगा हुआ है ना, तो हम ये संख्या कहाँ ले जाएंगे बट्टा के नीचे। अगर बट्टा लगा हुआ नहीं है, मान लीजिए केवल अकेला क्या होता है 8, तो ये 2 यहाँ बट्टा लिख के हम क्या लिखते 2, पर यहाँ पे बट्टे लिखा हुआ है तो हमें और बट्टा लिखने की जरूरत नहीं है, 2 चला जाएगा नीचे। लेकिन अब सोचिए ये जो 2 है बट्टा के नीचे गया और वहां पे और क्या बैठा है पहले से 5, इन दोनों के बीच में क्या लगाना है, ध्यान रखिए दोस्तों गुणा।
याद रखिएगा, ये गुणा वाला 2 है वो गुणा में नहीं गया है, गुणा वाला 2 भाग में गया है, लेकिन जो भाग में पहले से था उसके साथ वो गुणा में ही लिखा जाएगा। ये नहीं कहना है कि आपने बोला था गुणा वाली संख्या भाग में जाती है और आपने तो गुणा में लिख दी। अरे भाई ये यहाँ गुणा था किसके साथ? अंश के साथ, क्योंकि बट्टा में क्या मान सकते हैं हम 1, तो ये m क्या हो गया? अंश, तो ये अंश के साथ है वो हर के साथ चला जाएगा। तो अब यदि इसमें कोई कट रहा है तो काट लें, तो हम देख सकते हैं कि गुणा और भाग में यदि हर और अंश या अंश और हर एक ही पाड़े में आए तो उनको हम काट सकते हैं। ये दोनों 2 के पाड़े में है, 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो ऊपर क्या बच गया दोस्तों? 4, नीचे बच गया 5 एकम 5। गुणा कर लेते हैं तो ये m का मान कितना आ गया? 4/5। अब ये सही है या नहीं हम करते हैं उत्तर की जांच। अब जांच के लिए वही अपना काम कि भाई जो m है उसका मान कितना है? 4/5 रखते हैं समीकरण के अंदर। चलिए समीकरण के अंदर रखते हैं। क्या है सबसे पहले है 3, फिर गुणा में m है तो गुणा में m का क्या आ जाएगा? मान 4/5, फिर बराबर में क्या है? 5, फिर गुणा में क्या आ जाएगा? 4/5, फिर माइनस में आ जाएगा 8/5। ठीक है, अब ये जो मान रख दिए हैं करते हैं सरल। यहाँ गुणा है, गुणा में वही काम अपना कि यदि कोई अंश यदि हर के साथ एक ही पाड़े में आए तो काट लें, नहीं आए तो अंश को सीधा अंश के साथ क्या कर देंगे? गुणा, और बट्टा में क्या? वैसे का वैसा। कोई कट नहीं रहा था तो 3 को 4 से गुणा कर दिया 12, और बट्टा में कितने आगे दोस्तों? 5। अब यहाँ पे वही काम अपना कि भाई गुणा में वही काम है कि भाई अगर अंश और हर यदि एक ही पाड़े में आए तो काट देते हैं। ये रहा अंश और ये रहा हर, ये 5 के पहाड़े में एक बार और ये नीचे वाला 5 के पहाड़े में वापस कितनी बार दोस्तों? एक बार। अंश को अंश से गुणा करेंगे 4 एकम 4, बट्टा में 1 का कोई मतलब नहीं है तो ये तो यहाँ पे केवल 4 रहेगा, और माइनस में क्या है? 8/5। तो अभी तो हमने पिछले प्रश्न में किया था, यदि किसी संख्या को किसी भिन्न के साथ यदि योग में है या फिर घटाव में है तो हम क्या करेंगे? इसको पहले लाएंगे साथ में, फिर इसका योग और घटाव होगा। साथ में नहीं लाए तो योग घटाव नहीं होगा। तो 12/5 तो है ही, 5 को 4 से गुणा करेंगे 20, ये दोस्तों देखिए 20 आ गया। अब ये अलग नहीं है, अब ये इसके साथ में आ गया है, और बट्टा में क्या रह गया है? 5, तो 12/5 वैसे का वैसा, 20 में से 8 गए बच गए 12, और ये हो गया 5 बट्टा के नीचे वैसे का वैसा। हमने देखा कि भाई दोनों पक्षों में क्या है? समान मान है, मतलब हमने जो हल किया वो हल बिल्कुल क्या है दोस्तों? सही है। तो दोस्तों इस प्रकार से आज हमने अपनी प्रश्नमाला 2.3 है वो कंप्लीट कर ली है, और इस प्रश्नमाला के दोस्तों 3 जो प्रश्न है वो हमने आपके लिए रखे हैं। आपको ये होमवर्क में इसका दोस्तों मिलान करना है। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये मैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें। दोस्तों एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमारी वीडियो को इसी प्रकार से लगातार देखने के लिए। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियो को दोस्तों लाइक करना मत भूलिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और ये दोस्तों ये जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी इस प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लेकर आएँ नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।